IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की हम तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये तैयारी हो जा रही है। मतलब हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। सिंगेज जो 5 किताबों का कलेक्शन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर सेंस 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, हम सारी बुक्स के हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ रहे हैं। उन कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट करते हैं एग्जाम्पल से। सारे कंसेप्ट्स हो जाने के बाद हम एक्सरसाइजेस के हर क्वेश्चन के थ्रू हर वेराइटी के क्वेश्चन का एक्सपोजर लेते हैं, हर कैटेगरी को हम कैटर करते हैं और फिर एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हो जाने के बाद हम JEE एडवांस्ड के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करते हैं। मतलब एक अच्छे तरीके से हर एक चीज़ हम बाइंड अप करते हैं। अभी हम हाइपरबोला की थ्योरी खत्म कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फाइनल चैप्टर ये है। इसके बाद हम कैलकुलस पर शिफ्ट होंगे। हाइपरबोला में अब हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आपकी जो आज एक्सरसाइज पार्ट 2 है, इसमें आपके लिए बिल्कुल सामने आपके क्वेश्चंस हैं, इन्हें हम ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है वो, द टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन हाइपरबोला, है ना। तो हाइपरबोला है आपका x² - -y² - b² = 1। वो जो टेंजेंट है वो एक पॉइंट से पास होती है 0, -b से। अब मेरा कहना है कि अगर ये बात उसने कह दी तो काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। और जो नॉर्मल है वो इस पॉइंट से पास होता है। मेरा यकीन करिए, पहले तो आप टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो। बिल्कुल लिख लेंगे सर। जब आप टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हो तो आप सीधे सीधे फिर क्या सोचोगे सर? फिर सीधे सीधे हम ये सोचेंगे कि उन्हें हम इनसे पास करवा देंगे। उससे क्या होगा? उससे कुछ तो होगा, कोई तो फायदा होगा, कोई तो चीज़ निकलेगी। तो एक छोटा सा काम, अगर टेंजेंट की इक्वेशन स्लो फॉर्म में लिखना है तो वैसे कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो वैसे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या? मतलब मैं मान लेता हूँ कि आपका ये जो हाइपरबोला है इस पर एक पॉइंट है ना। इस पर एक पॉइंट है, लेट्स से P, और उसके मैं कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूँ x1, y1। कोई दिक्कत तो नहीं। अब सर अगर हाइपरबोला पर एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 और इस पर ड्रॉ की गई आपसे टेंजेंट की इक्वेशन पूछी जाए तो आप कैसे लिखोगे? मैं कहूँगा, मैं लिखूंगा t = 0 से। आई होप बड़ी स्टैंडर्ड सी बात है। तो कैसे लिखेंगे? x² विल गेट रिप्लेस्ड बाय x(x1), तो वहाँ मैं क्या लिखूंगा? x(x1) अपॉन क्या? a²। y² आई विल रिप्लेस बाय y(y1) और अपॉन में क्या? b² इज इक्वल टू व्हाट? 1। ये आपका t होता है। उसने कहा कि ये जो टेंजेंट है ये 0, -b से पास होती है। मतलब ये जो आपकी टेंजेंट है 0, -b से पास होती है। तो मैं क्या करूंगा? इफ इट पासेस थ्रू 0, -b, मैं इसमें x की जगह 0 और y की जगह -b पास करूंगा। तो जैसे ही मैं x की जगह 0 और y की जगह -b पास करता हूं तो देखते हैं क्या बनता है। यहाँ 0 रखा तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0, यहाँ -b रखा तो देखो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल और b से एक b कैंसिल। तो आपका y1 कितना आता है सर? y1 आता है, देखो ध्यान से, b उधर गया तो कितना हो जाएगा? b। अब अगर y1 आ रहा है b, y1 अगर आ रहा है b, तो क्या मैं फिगर आउट कर सकता हूं x1 की भी वैल्यू? आप समझना बात को। ये उस टेंजेंट की इक्वेशन है, बिल्कुल है। उस टेंजेंट की इक्वेशन में मुझे y1 की वैल्यू पता चल गई है, तो मैं y1 की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं, है ना। और अगर मैं y1 की वैल्यू रिप्लेस करता हूं तो देखो टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनती है वो फिगर आउट करते हैं। सर टेंजेंट की आपकी इक्वेशन बनती है, ध्यान से देखिएगा या फिर एक और तरीका देखो, मैं इसको यहां पर भी रिप्लेस कर सकता हूं। समझने की कोशिश करना। y1 क्या है सर? y1 है आपका पैराबोला पर लाई करने वाला पॉइंट। तो अगर मैं y1 की वैल्यू b यहाँ रख दूं तो भी बात बन जाएगी। गौर से सुनना, अगर मैं y1 की वैल्यू b यहाँ रखता हूं तो देखो b का स्क्वायर, y1 मतलब एक y कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट, यानी कि आपका किसी इस पैराबोला पर इस हाइपरबोला पर लाई करने वाले किसी पॉइंट का ऑर्डिनेट यानी उसका y कोऑर्डिनेट, तो वो कितना है? b। तो इससे सेटिस्फाई करेगा वो, तो b का स्क्वायर, तो b से b कैंसिल तो -1 उधर गया तो कितना? 2। तो x²/a² कितना आता है? 2। तो x² कितना आएगा? x² आएगा आपका 2a²। तो x कितना आएगा? +-2a। x कितना आएगा? ±√2 टाइम्स a। क्या आप मेरी बात समझ पाए? है ना। मैं प्लस वाला पार्ट ही ले लेता हूँ, अननेसेसरीली अपनी कंफ्यूजन और नहीं बढ़ाता हूँ। माइनस वाला भी पार्ट ले सकते थे पर अभी फिलहाल मैं ये ले रहा हूँ। क्या ये बात आपको समझ आई? आई एम रियली सॉरी, ये y नहीं होगा, ये आपका कौन सा कोऑर्डिनेट है? ये आपका है x कोऑर्डिनेट, है ना। तो ये जो x1 y1 है वो हमने निकाल लिया आपके √2, a, मतलब √2 टाइम्स a और b। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या? अब अगर मुझे इस हाइपरबोला पर लाई करने वाला वो पॉइंट मिल गया है जिस पर आपने ये टेंजेंट ड्रॉ की थी,
तो उस ही पॉइंट पर आपने नॉर्मल भी ड्रॉ किया है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, उस ही पॉइंट पर हमने नॉर्मल भी ड्रॉ किया है। और उसने क्या कहा कि वो जो नॉर्मल है वो कहाँ से पास होता है, दैट नॉर्मल पासेस थ्रू दिस पॉइंट। दो बातें, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास पॉइंट है x1 y1 और मुझे नॉर्मल किस पॉइंट से पास होता है वो पता है, तो मैं इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ और इस तरीके से इसके नॉर्मल को कंपेयर कर सकता हूँ जो हमने निकाला है। क्योंकि टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल, तो वो जो नॉर्मल की स्लोप आएगी और जो हमारे अकॉर्डिंग टेंजेंट की स्लोप आ रही थी, यहाँ से मैं कुछ रिलेशन निकाल पाऊँ। क्योंकि मैं ये इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि फाइनली मैं ए और बी में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ। मैं ए और बी में रिलेशनशिप क्यों स्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से ए और बी में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाया तो सर मैं बहुत आराम से इसकी सेंट्रिसिटी तक पहुँच जाऊँगा। क्या आपको ये बात समझ आई? ठीक है सर, इसी बात पर बात करते हैं। अगर आपका ये जो नॉर्मल है, मैं नॉर्मल की इक्वेशन ही लिख लेता हूँ और उससे ही बात करता हूँ। नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के दो तरीके, कि नॉर्मल भी आपने इसी पॉइंट पर प्लॉट किया है, तो इन दोनों पॉइंट, एक तो आपका ये पॉइंट है और आपका ये पॉइंट है, तो इन दोनों से पास होने वाली नॉर्मल की इक्वेशन लिखी जा सकती है क्या? बहुत आराम से। दूसरी बात, वो नॉर्मल जो होगा उस नॉर्मल की स्लोप क्या होगी? उस नॉर्मल की जो स्लोप होगी वो इसके इस लाइन के वो परपेंडिकुलर है, तो उस नॉर्मल की स्लोप और इसकी स्लोप एक रिलेशनशिप बन जाएगी। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो इन दोनों बातों पर बात करते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे सोच के देखना। आपके पास t = 0 क्या आ रहा था? t = 0 आ रहा था x(x1) अपॉन a² माइनस y(y1) अपॉन b² इज इक्वल टू 1। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ध्यान से देखना, मैं यहाँ से इस टेंजेंट की स्लोप निकालता हूँ, तो मैंने y(y1) को वहाँ और 1 को यहाँ भेजा, तो ये कितना आता है? ये आता है x1x अपॉन a², है ना, -1 इज इक्वल टू y1y अपॉन b²। अब दोनों साइड्स को b² अपॉन y1 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर किया, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा b² x1 अपॉन a² y1, सुन रहे हैं आप लोग, टाइम्स x माइनस हमने क्या किया है b² अपॉन y1 इज इक्वल टू b² अपॉन y1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बचता है y। यानी जो टेंजेंट की स्लोप है जो आप डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते थे, पर हमने t = 0 से भी निकाला, वो कितनी आ रही है सर? वो आ रही है b² x1 अपॉन a² y1। ध्यान से सुनना, जो टेंजेंट की स्लोप आपके लिए आ रही है b² x1 अपॉन कितना? a² y1, ये किसकी स्लोप है? ये आपकी टेंजेंट की स्लोप है। तो आप मुझे बता सकते हो नॉर्मल की स्लोप क्या आएगी? सर नॉर्मल की स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी, और इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा सर आप बताओ? सर इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा माइनस a² y1 अपॉन कितना? माइनस a² y1 अपॉन b² x1। ये हमारे अकॉर्डिंग इसकी टेंजेंट की नॉर्मल की स्लोप आ रही है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सारी बातें छोड़ो, एक छोटी सी बात बताओ। छोटी सी बात क्या? इसमें ये जो x1 y1 है ये क्या है? सर x1 y1 तो हम निकाल चुके हैं, x1 और y1 आपने निकाले हैं। x1 है √2 टाइम्स a, तो क्या मैं √2 टाइम्स a रख सकता हूँ? बिल्कुल रख दो सर। तो जैसे ही मैंने x1 की वैल्यू √2 टाइम्स a रखी, तो माइनस a², y1 भी रिप्लेस कर रहा हूँ, ये है आपका b² टाइम्स √2 टाइम्स a, है ना। और अगर मैं y1 की आपसे बात करूँ तो y1 कितना है? सर y1 आपका था b। जब मैं इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करता हूँ तो देखो क्या मिलता है, गौर से देखिएगा। ये आपकी बाय द वे क्या आ रही है? दिस इज नथिंग बट दी स्लोप टू दी नॉर्मल, हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यहाँ से देखो सर, ये एक a से ये एक a कैंसिल, एवरीवन विद मी सो फार। सिमिलरली ये एक b से ये एक b कैंसिल। सो इफ आई फिगर आउट द स्लोप टू दी नॉर्मल, वो कितनी आती है? ध्यान से देखना, -a अपॉन √2 टाइम्स b। हमारे अकॉर्डिंग जो स्लोप आ रही है नॉर्मल की वो कितनी आ रही है? हमारे अकॉर्डिंग जो इस तरीके से स्लोप आ रही है वो नॉर्मल की आ रही है -a अपॉन √2 टाइम्स b। आई होप मैंने सही लिखा है। न्यूमरेटर में वी हैव -a और डिनोमिनेटर में वी हैव √2 टाइम्स b। लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन को निकाल रहा होता और उसमें स्लोप ढूंढ रहा होता, आप देखो ना हमारे अकॉर्डिंग क्या है, वो जो नॉर्मल है वो इस पॉइंट से पास होता है। तो वो नॉर्मल किससे पास हो रहा है? x1 y1 पर ड्रॉ किया है और इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन आपका नॉर्मल होगा। और क्या मैं उससे भी इसकी स्लोप निकाल सकता हूँ? क्या आपको मेरा स्टेटमेंट समझ आ रहा है? आई होप आप बात समझ पा रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से स्लोप निकालूँ तो देखना, y2 माइनस y1, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 0 माइनस b, है ना। तो इस तरीके से अगर मैं स्लोप निकालूं तो उस तरीके से स्लोप क्या आ रही है? y2 माइनस y1 मतलब -b। क्या आपको ये बात समझ आई? अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 कितना है? 2 टाइम्स a टाइम्स √2, और वो कितना है? √2 टाइम्स a, है ना। तो अगर मैं सीधे सीधे बोलूँ तो ये 2 टाइम्स √2 टाइम्स a है ना। तो ध्यान से देखो x2 कितना है?
2 टाइम्स रूट 2 टाइम्स ए, है ना। और x1 कितना है सर, x1 है अंडर रूट 2 टाइम्स ए, वो कितना है अंडर रूट 2 टाइम्स ए। और अब अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आपको चीज़ें दिख रही हैं सर? देखो अगर मैं यहाँ से ए और बी में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है सर, एक नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, है ना। ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूँ, इस बी को यहाँ लाता हूँ तो ये हो जाता है ए अपॉन कितना, ये बी यहाँ आया तो बी स्क्वायर, है ना। यहाँ से और यहाँ से ए कॉमन लिया, वो ए कहाँ पहुँचा दिया यहाँ, तो ये न्यूमरेटर में हो जाता है ए स्क्वायर। एवरीवन विद मी सो फार? अब सुनिएगा ध्यान से काम की बात, यहाँ पे न्यूमरेटर में बचा है 1 और डिनोमिनेटर में देखना, क्या आप देख पा रहे हो इस अंडर रूट 2 से ये अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2 कैंसिल, तो टेक्निकली यहाँ बचा है 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1 कितना होता है 1। क्या आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ बिना किसी आपत्ति, परेशानी या दिक्कत के? और जैसे ही आप ये कंक्लूड कर पा रहे हो कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन 1 आ रहा है, तो क्या आपको कुछ नज़र आया सर? यहाँ से आपको ये नहीं दिख रहा है क्या कि ए और बी इक्वल हैं? और जिस लम्हा आप ये कह दें कि ए और बी इक्वल हैं, क्या आप नहीं जानते कि ए और बी किस हाइपरबोला में इक्वल होते हैं? अगर यहाँ से भी बात क्लिक नहीं कर रही है तो आप तो निकालो। आप यहाँ से क्या बोलोगे सर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना आएगा सर? वो भी 1 होगा। अच्छा बताओ इसेंट्रिसिटी क्या होती है? इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर होता है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो इसेंट्रिसिटी कितनी है अंडर रूट 2। क्या अभी क्लिक नहीं किया? यहाँ तक आने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, आपको यहाँ से दिखना चाहिए था। क्या दिखना चाहिए था कि सर यहीं पे मुझे चमक जाना चाहिए था कि ए और बी इक्वल हैं, और अगर ए और बी इक्वल हैं तो एक कौन सा हाइपरबोला है सर? ये आपका रेक्टेंगुलर या फिर आप इसे कह लें इक्विलैटरल हाइपरबोला है। और रेक्टेंगुलर या इक्विलैटरल हाइपरबोला में आपकी इसेंट्रिसिटी कितनी होती है अंडर रूट 2, और इस बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को यहीं ख़त्म कर सकते थे। क्या ये बहुत विशेष, बहुत मुश्किल या बहुत टफ क्वेश्चन था? हम टेंजेंट पर गए, उससे पास करवाए, जिस पॉइंट से टेंजेंट पास होती थी उससे हमने x1 y1 ढूंढा। x1 y1 कैसे ढूंढा? जो y1 हमें मिला उसको हमने हाइपरबोला के इक्वेशन में पास किया, क्योंकि ये पॉइंट x1 y1 आपके हाइपरबोला पर लाई करता था, तो उससे हमें आपके x1 y1 मिल गया। अब हमने उसी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया था, तो यहाँ से हमने नॉर्मल की स्लोप निकाली, और यहाँ से इससे और x1 y1 वो नॉर्मल वही लाइन पर लाई करते हैं दोनों, तो उससे नॉर्मल की स्लोप निकाली। जब कंपेयर किया तो हमारा थॉट यही था कि हम b और a में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाएँ ताकि हम इसेंट्रिसिटी तक पहुँच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गौर से सुनिए। इफ़ अ रे लाइट, अगर एक रे है, क्वेश्चन सुनिएगा, रे पढ़ते ही कुछ तो प्रॉपर्टी आपके दिमाग पे आनी चाहिए, भूले तो नहीं हो। इंसिडेंट अलॉन्ग दिस लाइन, तो वो इस लाइन से गुजर रही है, समझेंगे इस लाइन का क्या मतलब है। गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस हाइपरबोला, तो इस हाइपरबोला से रिफ्लेक्ट हो रही है। देन इट्स रिफ्लेक्टेड रे गोज अलॉन्ग विच लाइन, वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किस लाइन से जाती है, पहले मुझे समझना है। आप सारी बातें छोड़ो, मुझे बस ये बताओ कि जब भी ये रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी पिक्चर में आती है तो आपके दिमाग में क्या आता है? सर मेरे दिमाग में आता है कि आप एक काम करो ना, आप मुझे ये बताओ कि इसके फोकाई क्या होंगे, है ना। तो अगर ये है हाइपरबोला आपके सामने तो इसकी फोकाई निकाल लेते हैं सर। देखो ध्यान से, ए स्क्वायर कितना है 16 और बी स्क्वायर कितना है 9। अगर मैं इसेंट्रिसिटी तक पहुंचना चाहूँ तो वो कितना हो जाएगा सर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर कितना होगा सर? वो हो जाएगा 1 प्लस 16 अपॉन 9। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? 9 प्लस 16 कितना सर? क्लियर सी बात है, 9 प्लस 16 25 अपॉन 9, और 25 अपॉन 9 का अंडर रूट कितना होगा? 25 अपॉन 9 का अंडर रूट होगा 5/3। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा सर एक और छोटी सी बात, इस हाइपरबोला में अगर मैं आपसे पूछूं तो आपकी इसेंट्रिसिटी तो आपकी आ रही है, मैं कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूँ ना, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मैं बेवकूफ़ी तो करता हूँ अक्सर, है ना, ये आपका होना चाहिए था, फिर से मैं लिख देता हूँ, रियली सॉरी फॉर दैट। बी स्क्वायर कितना है 9 अपॉन ए स्क्वायर, जो कि कितना है 16, है ना, तो ये जाएगा 25 अपॉन 16, है ना, सही लिख रहा हूँ ना। तो ये वाली स्टेप हम हटा देते हैं, सीधे हम ई लिख देते हैं। ई कितना आता है सर? इसेंट्रिसिटी जो होगा 16 प्लस 9 25 अपॉन 16 यानी 5 अपॉन 4, पॉजिटिव ही रहती है तो उसे 1 से बड़ा ही रखना है, तो 5 अपॉन 4 ही वो रहने वाली। क्या बात आप समझ पाए? अब अगर मैं फोकाई ढूंढूं तो आप फोकाई को लेकर क्या ओपिनियन रखते हो? मैं फोकाई कहता हूँ सर प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, भूले तो नहीं हो। तो ए ई मतलब क्या? 5/4 इंटू ए कितना है यहाँ से देखो, ये आप देख पा रहे हो ना, ए की वैल्यू यहाँ से 4 मुझे समझ आ रही है, तो ए ई यानी क्या 5/4 इंटू 4, वो कितना आ जाएगा 5। तो इसके जो फोकाई हैं वो कितने आते हैं? प्लस माइनस 5,0। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हमारे लिए जनरेट हुआ है। यहाँ तक बातें समझ आ रही? इससे आप करना क्या चाह रहे हो? आप समझना बात को। इसमें एक लाइन है जो यहाँ से गुजर रही है, तो यहाँ से निकल रही है। अच्छा एक बात बताओ, बस मेरा एक सवाल है, क्या ये इक्वेशन
क्या ये इक्वेशन को इसमें से कोई एक कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करता है क्या? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो सर? आप करके तो बताओ। देखो 5,0 रख कर देखा तो 5 इंटू 3 15, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो 15 इज इक्वल टू 15। मतलब ये जो लाइन है आपकी, ये आपके हाइपरबोला के फोकस से पास होती है। मतलब सीधा सिनेरियो अब मैं आपके लिए बनाना चाह रहा हूँ जो आपको अब चमकना चाहिए कि आपको प्रॉपर्टी याद आई जो मैं कहना चाह रहा हूँ काफ़ी देर से आप सभी लोगों को, कि सर प्रॉपर्टी क्या कहती है सर? प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपका ये हाइपरबोला है ना, और ये आपका हाइपरबोला है, तो हाइपरबोला में आपकी जो फोकाएँ हैं, एक तो क्या है 5,0 और एक है -5,0। तो अगर इस फोकस से कोई स्ट्रेट लाइन गुजर रही है, कुछ इस तरीके से, है ना, तो वो हाइपरबोला की सरफेस से टकराने के बाद दूसरी फोकस से ही गुजरेगी। ये बात तय रहती है, ये हम जानते हैं, है ना। हमारे लिए तो ये बात हमारी तय है कि अगर किसी फोकस से कोई रे इमिनेट होती है तो हाइपरबोला की सरफेस से टकराने के बाद वो दूसरी फोकस से पास होती है। अच्छा, ये जो रे निकली है इसकी इक्वेशन क्या कही उन्होंने? ये जो रे निकली है सर, इसकी इक्वेशन उन्होंने कही थी 3x प्लस 5 माइनस 4 अंडर रूट 2 टाइम्स y, है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 5 माइनस 4 टाइम्स अंडर रूट 2 टाइम्स y इज इक्वल टू 15। अच्छा, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या थी सर? वो थी x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूँ तो क्या मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा? आप सुन रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर मुझे ये पॉइंट मिल गया और मुझे ये पॉइंट पता है तो मैं क्या इस अब जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ क्या? सर बहुत आराम से लिख सकते हैं। और मेरे ख्याल से उसने रिफ्लेक्टेड रे की ही इक्वेशन पूछी है। अब अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बस मसला क्या है, पॉइंट ये है सर कि मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है कि ये जो रे है जब ये इससे टकरा रही है तो कहाँ पर ये इंसिडेंट हो रही है, मतलब कहाँ पर टकरा रही है। बस हमारा मेजर कंसर्न ये है। तो उसके लिए क्या होगा? उसका तरीका बड़ा आसान है सर। मुझे क्या करना है, मुझे इस हाइपरबोला और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो एक तरीका तो ये कि यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ और यहाँ रखूँ। देख पा रहे हो बहुत अजीब सा दिख रहा है। तो क्या इसको आसान बनाया जा सकता है? कोशिश की जा सकती है। कोशिश क्या होगी? गौर से सुनना। कोशिश ये होगी कि आपका हाइपरबोला क्या है, स्क्वायर अपॉन बी ए स्क्वायर, राइट, जो कि कितना है 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जो कि है 9 इज इक्वल टू 1। इस पर एक पॉइंट अगर मैं मानूँ तो क्या मैं उसे a सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा मान सकता हूँ? a मतलब क्या? 4 सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, क्योंकि b हो जाएगा 3 तो 3 टेन थीटा। ये क्यों मान रहे हो? क्योंकि इससे शायद थोड़ी सहूलियत हो हमें। अब सुनना, पॉइंट यह है कि इस लाइन की स्लोप बताओ। अच्छा, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर माना है तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया आपका a सेक थीटा, है ना, a सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, जो कि b और a कितने हैं आपके? ये इस तरीके से मैं a को 4 से रिप्लेस कर देता हूँ। बाय हैबिट हम उसे a लिखने के आदी हो चुके, जो कि अभी फिलहाल इस केस में कितना है? 4। अब आप एक बात बताओ, ये जो लाइन है इसकी स्लोप आपके अकॉर्डिंग क्या है? सर वो है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हम उसे क्या लिखेंगे? हम हमारे अकॉर्डिंग लिखेंगे। आप इक्वेशन में भी पास कर सकते हो, मैं थोड़ा स्लोप के थ्रू कंपेयर कर रहा हूँ। बात वही बननी है, कोई फ़र्क नहीं आ रहा है ना। तो ये कितना है? 3 टेन थीटा माइनस 0, है ना, अपॉन में कितना? अपॉन में 4 सेक थीटा माइनस 5, है ना। तो अपॉन में कितना? 4 सेक थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू, ये आपका स्लोप इस डेटा के अकॉर्डिंग रहा। इस इक्वेशन को देखो, ये भी सेम स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो इस लाइन की स्लोप हमारे अकॉर्डिंग क्या है? देखो भाई ध्यान से, अगर मैं इस पार्ट को यहीं रखता हूँ, 3x को उधर लेकर गया तो माइनस 3x, और इससे y के कोफिशिएंट से डिवाइड किया तो -3 अपॉन दिस, -3 अपॉन दिस। वो नेगेटिव साइन यहाँ मैं पास कर दे रहा हूँ। तो क्या मैं इसी बात को लिख सकता हूँ 3 अपॉन, इसी बात को मैं लिख सकता हूँ 3 अपॉन, ध्यान से देखो, 4 रूट 2 माइनस 5, क्योंकि वो -3 था तो नेगेटिव पास किया तो 4 रूट 2 माइनस 5, सो 4 टाइम्स अंडर रूट 2 माइनस 5। मेरा कहना है बिल्कुल इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो, बट कुछ चीज़ें सोचने की कोशिश करो, आपकी बात बन जाएगी। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की अब ज़रूरत नहीं है। मेरा कहना है यहीं पे रोको, है ना। देखो ध्यान से, क्या मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि देखो सर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है ना, और इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है 1। थोड़ा सा कंपैरिजन, थोड़ा सा दिमाग, ज़्यादा मेहनत नहीं। अच्छा सर यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी -5 है, यहाँ भी -5 है, और यहाँ पे सेक है अंडर रूट 2। आप थोड़ा सा सोच के देखो, अगर बात आपकी बन रही है तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सर मैं अगर अपना सीधा सा ऑब्जर्वेशन देखूँ तो मैं ये कह पा रहा हूँ कि टेन थीटा कितना है 1,
है ना, और सेक थीटा जो है अगर वो है √2, मैं बस कंपैरिजन से सोच रहा हूँ, ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ, तो क्या ये दोनों किसी एक सेम एंगल पर मुझे सेम वैल्यू देते हैं? हाँ सर देते तो हैं। आप सोचो ना 45 पर tan कितना होता है 1, और 45 पर cos होता है 1/√2, तो सेक होगा कितना √2। तो हाँ सर, आप कंपेयर अगर करो डेटा सीधे सीधे बस चीज़ें देखो, इसलिए मैंने स्लोप फॉर्म लिया, तो आप देख पाओगे कि इस तरीके से आप tan और सेक बहुत इजीली निकाल पा रहे हो। जब आप ये निकाल पा रहे हो तो आपके कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं? सर tan थीटा की वैल्यू 1 है, तो वो कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 4, और सेक थीटा, आई एम रियली सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, सेक थीटा कितना है √2, तो ये आता है 4√2, और सेक tan थीटा कितना है 1, तो यह जाता है 3। तो 4√2, 3 आपका पॉइंट है। आपका पॉइंट कितना है सर? ये जो पॉइंट है आपका ये है 4 टाइम्स √2, 3। अब आप मेरी एक छोटी सी बात का जवाब दो, क्या आप ये देख पा रहे हो, बड़ी सिंपल सी बात, कि सर मुझे इस रे की इक्वेशन चाहिए जो कि 4√2, 3 और -5, 0 से पास होती है। सर ये तो आसान काम है, इस लाइन की इक्वेशन लिखना कैसे देखेंगे, ध्यान से देखो, y माइनस y1, सो y माइनस y1, अब y1 और x1 हम किसे भी ले सकते हैं, मैं इसे ले लेता हूँ, है ना, 0 और -5 को, तो y माइनस y1 यानी y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप। अब स्लोप कैसे निकालेंगे? आई होप आपको स्लोप दिख रही है, सीधी सीधी सी स्लोप है क्या, y2 माइनस y1, सो 3 माइनस 0 कितना, सर 3 माइनस 0 3, अपॉन x2 माइनस x1, सो 4√2 माइनस -5, तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स √2 प्लस 5, है ना, टाइम्स क्या x माइनस x1, तो x माइनस x1 मतलब क्या, x माइनस, आप देखो ध्यान से, -5 यानी +5, तो ये कुछ ऐसा बनता है। अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ तो क्या मैं आंसर के करीब पहुँच जाऊँगा? देखो ध्यान से, y को इससे मल्टीप्लाई कर लूँ तो कितना हो जाएगा, y टाइम्स 4√2 प्लस 5, है ना, इज इक्वल टू 3 को वहाँ पहुँचाओ तो ये हो जाता है 3x प्लस कितना 15। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? कुछ गड़बड़ तो नहीं दिख रही है। अब इसे अगर मैं थोड़ा रीराइट करूं, है ना, तो मुझे क्या मिलेगा, मैं पहले ऑप्शंस देख लेता हूं कि ऑप्शंस में हमारे पास क्या है चीज़ें, है ना। ऑप्शंस में इक्वेशंस थोड़ी सी सॉर्टेड सी हैं क्योंकि उसने ना अंदर चीज़ें मल्टीप्लाई कर दी हैं। देखो ज़रा ध्यान से, उसने कहा है देन इट रिफ्लेक्टेड रे गोज अलॉन्ग दिस लाइन, और मुझे जो लग रहा है कि ये तीनों ऑप्शन तो गड़बड़ है, क्योंकि अगर मैं सिंप्लीफाई भी करूँ तो आपके पास एक टर्म बच जा रही है जो कि इस तरीके से नहीं आ रही है। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? क्योंकि देखो आप इसे सिंप्लीफाई करो, देखो ये कितना आ रहा है सर 3x, इसको उधर भी लेके गए तो ये माइनस 4√2 प्लस 5 टाइम्स y है, और इसे आप सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा तो बनाने से रहे जितना मुझे लग रहा है। तो सर आपकी रिफ्लेक्टेड रे इन तीनों में से तो कोई नहीं है, और इसीलिए आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज। क्या ये एक आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन समझ आया? आई होप ये तो सर आसान था। बस ट्रिकी पार्ट क्या था, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना, जिसको हमने किसके थ्रू ढूंढा, जिसको हमने अपने स्लोप वाले आइडिया से निकाला, क्योंकि सर उससे ना मैंने कंपेयर किया। ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि वो तरीका सही है, पर अगर मैं चीज़ें सोच पा रहा हूँ, मैं चीज़ें देख पा रहा हूँ कि चीज़ें वैसी हो रही हैं। सर देखो ना, आप यहाँ पे कंपेयर कर पा रहे थे, तो हम यही देखने की कोशिश कर रहे थे कि चीज़ें बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, और बस मुझे ये ढूंढना है कि tan थीटा और sec थीटा अगर ये दे दे तो एग्जैक्ट ये सेम है। आप सॉल्व भी करके ले आते, पर मैं कह रहा हूँ यहीं पर थोड़ा सा बाईपास कर दो तो फटाफट आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? अगर ये बात समझ आई तो क्या मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है देखो, द पोर्शन ऑफ द एसिम्प्टोट ऑफ द हाइपरबोला, तो ये आपका हाइपरबोला है स्टैंडर्ड, बिटवीन द सेंटर एंड द टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो आपके सेंटर और टेंजेंट जो आपने वर्टेक्स पर ड्रॉ किए उसके बीच में जो पोर्शन है ना, in the first quadrant is cut by this line, then इस लाइन के बारे में कुछ पूछा है। इससे सारी बातें करेंगे। पहले एक बात बताओ, ये हाइपरबोला है, इससे थोड़ा ड्रॉ करते हैं और समझते हैं चीज़ें, है ना। मैं हाइपरबोला में ये आपका क्या बना ले रहा हूँ, कॉन्जुगेट एक्सिस, है ना, और इसी तरीके से ये क्या बना ले रहा हूँ, ये मैं बना ले रहा हूँ आपका ट्रांसवर्स एक्सिस। आई होप ये बात आप सबको समझ आ रही है। और अगर ये हाइपरबोला है तो हाइपरबोला कुछ ऐसा आपका ये बन रहा होगा, है ना, और इसी तरीके से यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है सेंटर, है ना, द पोर्शन ऑफ द एसिम्प्टोट। अब एसिम्प्टोट अगर मैं आपको बनाना चाहूँ तो एक स्ट्रेट लाइन लेता हूँ मैं एसिम्प्टोट के तौर पर, मान लो ये रही, ऐसे ही मान लेते हैं कि ये आपकी एसिम्प्टोट है कुछ इस तरीके से, है ना। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ऑफ कोर्स ये एसिम्प्टोट है तो ये कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, ये भी कुछ इस तरीके से एक्सटेंड हो रहा होगा, ये भी कुछ इस तरीके से एक्सटेंड हो रहा होगा, मतलब इसको थोड़ा आपको रोकना पड़ेगा ना, वो ऐसा निकल जाएगा। अब अगर ये एसिम्प्टोट का एक पोर्शन है ना, अब एसिम्प्टोट का कौन से पोर्शन की बात करें, बिटवीन द सेंटर एंड द टेंजेंट एट वर्टेक्स। अब बताओ ये वर्टेक्स है आपकी, इस वर्टेक्स पर अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ की होती तो शैलाई से वो टेंजेंट कुछ ऐसी दिख रही होती, ये आपकी क्या बन जाती जनाब, ये आपकी बन जाती टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये आपकी वर्टेक्स है तो वर्टेक्स पर ये टेंजेंट है।
अब वो क्या पूछ रहा है, इस बात को गौर से सुनना। जो पोर्शन है आपका टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये सेंटर और एजिम्प्टोट्स के बीच में है ना, वो क्या कह रहा है, पोर्शन ऑफ द एजिम्प्टोट। तो एजिम्प्टोट का पोर्शन, आई होप आप देख पा रहे हो। अगर मैं दूसरी एजिम्प्टोट भी बना दूं तो आपको चीज़ें बहुत आराम से दिखेंगी। मान लो ये रही आपकी दूसरी एजिम्प्टोट, है ना, दूसरी एजिम्प्टोट कुछ इस तरीके से मान ली जाए, ये रही, है ना, ये रही आपकी दूसरी एजिम्प्टोट। तो वो ये बात आपसे कह रहा है, इस पोर्शन की बात कर रहा है, इस पोर्शन की बात कर रहा है। लेकिन इसमें भी उसने क्या कहा, इसमें भी उसने कहा in the first quadrant is cut by this line। मतलब आपका ये जो पोर्शन है किस किस का भाई, ऑफ द एजिम्प्टोट ऑफ दिस हाइपरबोला, ठीक है सर, बिटवीन द सेंटर एंड द टेंजेंट, मतलब ये वाले जोन की बात कर रहा है। इसमें वो ये कह रहा है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कट बाय दिस लाइन, देन व्हाट। तो अगर ये इस लाइन से कट रहा है तो मेरा आपसे ये कहना है, आप सोच के देखो, अगर ये पोर्शन कट रहा है मतलब क्या, देखो ध्यान से देखना, ये पोर्शन कब कटेगा, और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं आपसे पूछूं तो सेंटर, एजिम्प्टोट्स और आपके टेंजेंट जो आपने वर्टेक्स पर बनाई, इस पोर्शन की जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसे काटा जा रहा है किसी लाइन से। अब कोई लाइन कब इसे काट सकती है, सोच के देखना। एजिम्प्टोट का पोर्शन जो कि आपके वर्टेक्स पर टेंजेंट है वो, और जो आपका सेंटर है वो, इसको अगर कोई लाइन काटेगी तो कैसे काटेगी, आप सोच के बताओ। आप एक कोई सी भी रैंडम सी लाइन बना के बताओ। मैं एक रैंडम सी लाइन ले रहा हूँ सर, जैसे कि मान लो मैंने लाइन चुनी, मान लो मैंने लाइन चुनी जैसे कि ये, मैंने एक लाइन चुनी जैसे कि ये, क्या आप मेरी बात समझ पाए। आप कोई और चुन लो जैसे कि ये, आप कोई और चुन लो जैसे कि ये, जैसे कि भाई ये जो सारी लाइन्स हैं इनकी खास बात क्या है, आप सोच के देखो ना। ये जो सारी लाइन्स हैं इनकी सब की खास बात ये है कि ये जो लाइन है इंक्लाइंड है, इससे अगर ये काटना चाह रही है, इस पोर्शन को अगर कोई काटना चाह रही है तो उस लाइन को कुछ ऐसा ही इंक्लाइंड होना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हो क्या, क्योंकि अगर वो लाइन इसके पैरेलल रही तो काटने से रही, बट जैसे जैसे वो जाती जाएगी, अगर वो इसे काटना चाहती है, आप बात समझो, अगर मैंने इसके पैरेलल भी कोई लाइन ड्रॉ करी तो गड़बड़ आप समझ पा रहे हो ना। इस तरीके से हम उसे काट नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हमने इस तरीके से उसे काटने की कोशिश करी तो बेशक वो यहाँ पे इस तरीके से उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में काट रही होगी। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, आपको ये सीधी सी बात समझ आ रही है कि इस पोर्शन को मैं कटवाना चाह रहा हूँ, इस पोर्शन को मैं काटना चाह रहा हूँ, और किस तरीके से काटना चाह रहा हूँ, इस तरीके से काटना चाह रहा हूँ कि उस पोर्शन को आपकी एक लाइन काटे। और वो लाइन के बारे में वो क्या कह रहा है, वो ये लाइन है, जो लाइन इस पोर्शन को काट रही है वो उनके डेटा के अकॉर्डिंग ये लाइन है। अब इस लाइन को लेके आपका ओपिनियन क्या है, मेरा ओपिनियन बड़ा सॉर्टेड सा है सर। इस लाइन के बारे में, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसे इंटरसेक्ट कर रही है तो आप सोच के देखो इसकी स्लोप को लेके मेरा ओपिनियन क्या रहेगा। आप इस लाइन की इक्वेशन को भी देखो ध्यान से, कौन सी लाइन, इस लाइन की इक्वेशन है ना। स्लोप पर तो मैं आ रहा हूँ, लेकिन इस इक्वेशन को देखो मैं क्या कह रहा हूँ। ये क्या आपको ऐसा नहीं दिख रहा है, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0, मतलब ये दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, कौन सी दो लाइंस सर, L1 इज इक्वल टू 0 और L2 इज इक्वल टू 0। L1 क्या है अगर आप ध्यान से देखें तो सर, L1 है आपकी y इज इक्वल टू 0, और L2 क्या है सर, L2 को अगर आप गौर से देखें तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0। जब आप इन्हें सॉल्व करते हैं तो आता है x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू 0। यानी टेक्निकली आपकी जो ये वर्टेक्स है क्या a,0, इससे भी ये स्ट्रेट लाइन पास होती है। तो आप कितनी भी लाइंस बना लें सर, आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि वो इस पॉइंट से पास हो, वो इस पॉइंट से पास हो, और इस सेक्शन को काटे, वो इस सेक्शन को काटे। आप समझ पा रहे हो, इस पॉइंट से अगर पास होकर मैंने ये लाइन बनाई तो इसको काट ही नहीं रही है, इस सेक्शन को कटवाने के लिए मुझे कुछ इस तरीके से जाना होगा, जब उस केस में वो a,0 से पास नहीं होगी। तो कंडीशन आपको समझ आ रही है कि अगर कोई भी लाइन जो a,0 से पास हो, जो a,0 से पास हो, और वो आपके सेंटर और इस वर्टेक्स, मतलब वर्टेक्स के जो टेंजेंट डॉट है उसके बीच में एजिम्प्टोट का पोर्शन है, अगर उससे वो डिवाइड कर रही है, तो इन सारी स्ट्रेट लाइंस की खास बात है जो आप सबने नोटिस की होगी। खास बात क्या है कि इन सारी स्ट्रेट लाइंस की जो स्लोप है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है। अगर सारी स्ट्रेट लाइंस की स्लोप जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब स्लोप मतलब इंक्लिनेशन की मैं बात करूँ, तो थीटा इज ग्रेटर देन 90। आई होप आप बात समझ रहे हो। अगर थीटा 90 से ज़्यादा है तो आप 10 के ग्राफ पर जाओ। अगर मैं आपको 10 का ग्राफ याद दिलाऊँ तो 10 का ग्राफ कैसा होता है, 10 का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। फिर 10 का ग्राफ यहाँ पर भी कुछ ऐसा होता है। देखो ये क्या है, ये है आपका 0, ये है π/2 यानी 90, और ये है पाई। अब अगर आपका थीटा 90 से 180 के बीच में है
तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा आपका नेगेटिव होता है, क्योंकि देखो ग्राफ कहाँ है, ग्राफ आपका एक्स एक्सिस से नीचे है। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपका इंक्लिनेशन 90 से 180 के बीच होगा, 90 से 180, आप समझ पा रहे हो ना, लाइंस जो है 90 से 180 के बीच इंक्लिनेशन कैरी कर रही हैं, तो जो टेन थीटा आएगा वो एक नेगेटिव वैल्यू होगी। टेन थीटा अगर एक नेगेटिव वैल्यू है, मतलब इन सारी लाइंस की स्लोप्स की एक खास बात होगी, इन सारी लाइंस की जो स्लोप होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव। टेन थीटा नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव। ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस अगर मैं इसे रीराइट करूं तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है y प्लस लैम्डा एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। इसे अगर मैं फिर से लिखूं तो y इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स प्लस ए, है ना। तो ये जो सारी इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस हैं उनकी स्लोप क्या है, उनकी स्लोप फिक्स्ड है, जो कि क्या है, माइनस लैम्डा। उनकी स्लोप क्या है सर, माइनस लैम्डा। आपने पहले तो कंक्लूड करा कि स्लोप क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। आपके अकॉर्डिंग स्लोप क्या है, माइनस लैम्डा। तो आप कह रहे हो माइनस लैम्डा जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। अगर पूरे एक्सप्रेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूं तो लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि नेगेटिव साइन से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, तो लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 0। और लैम्डा ग्रेटर देन 0 मतलब आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, आप मार्क करेंगे ऑप्शन बी। क्या ये एक बहुत टफ क्वेश्चन था? मेरा यकीन है क्लियरली आपको सारी बातें समझ आई हैं और किसी भी स्टेप में कोई डाउट नहीं है। क्या मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर? आई होप बहुत प्रॉपर्ली आपने हर एक बात समझी। यहाँ से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। ये सारे क्वेश्चन जो आज हमने किए बहुत अच्छे से समझ आए। ये आपकी सिंगेज मैथमेटिक्स की हम बुक के थ्रू IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवा रहे हैं। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सिंगेज जो बुक है, जो कि 5 किताबों का कलेक्शन है, इसके थ्रू हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, सारी बुक्स के हर एक चैप्टर को करेंगे। ये आपका पूरा 11th-12th मैथ्स का सिलेबस करते हुए आपको JEE एडवांस लेवल तक लेकर जाएगा। इसके साथ साथ हम कंसेप्ट्स को एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करेंगे, फिर हम एक्सरसाइजेस पर शिफ्ट होंगे जहां हम हर कैटेगरी के क्वेश्चन को कैटर करेंगे, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट हो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो आपका, चाहे वो कैसा मैट्रिक्स मैच टाइप हो या लिंक्ड कॉम्प्रहेंशन बेस्ड हो। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स चैप्टर के कंप्लीशन पर हम JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करेंगे, मतलब एक अच्छी मजबूत डिटेल्ड तैयारी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। विद दैट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कई सारे क्वेश्चंस के साथ, और वैरायटी हम एक्सपोज करेंगे और अच्छे तरीके से उन्हें भी अटेम्प्ट करना सीखेंगे या देखेंगे। लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।